डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविताएं, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है के प्रश्नों के उत्तर। यदि आप इन कविताओं का भावार्थ समझना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाले वीडियोस देख सकें। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? इसका उत्तर है, जगजीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वह इस संसार का एक हिस्सा है। वह कितना भी चाहे परंतु इससे कटकर रहना संभव नहीं है। वह आम व्यक्ति की तरह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं तथा सुख दुख, हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं। दूसरी ओर कवि ने कहा है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता, अर्थात वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान नहीं देते और केवल प्रेम पर केंद्रित रहते हैं। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरता है, परंतु कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करते हैं, अर्थात जो कवि हैं वे सांसारिक बाधाओं से नहीं डरते हैं। प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से समझ लीजिए। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को संसार का एक हिस्सा बनकर रहना होता है। यदि कवि इस संसार से कटकर अलग रहने की सोचें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसको जिंदा रहने के लिए, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समाज से जुड़ा रहना नितांत आवश्यक है। ठीक, तो कवि कहते हैं कि वे भी क्या कर रहे हैं, आम व्यक्ति की तरह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं और सुख दुख, हानि लाभ जो भी उनके जीवन में होता है सब कुछ सह रहे हैं। कवि कहते हैं कि वे संसार में रहते हैं, लेकिन संसार की बेकार की बातों पर वे ध्यान नहीं देते। वे केवल प्रेम पर ही केंद्रित रहते हैं, अर्थात वे मनुष्य को प्रेम करना जानते हैं। प्रश्न 2 है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन बुद्धिमान होने पर भी वह सांसारिक माया जाल में उलझ जाता है। मनुष्य क्या करता है, असत्य संसार को सत्य मानने की नादानी करता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि जहाँ दाना रहते हैं वहाँ नादान भी रहते हैं, अर्थात बुद्धिमान होने पर भी मनुष्य इस तरह के सांसारिक माया मोह में पड़ जाते हैं। प्रश्न 3 है, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। इसका उत्तर है, यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है। यहाँ यमक अलंकार है। पहले और में कवि ने स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताया है, क्योंकि वह आम आदमी की तरह भौतिक चीजों का संग्रह नहीं करते। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। संसार में प्रत्येक जो आम आदमी होता है वह सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। उसका लक्ष्य होता है कि किस तरह से सांसारिक सुख सुविधाओं को जुटाया जाए। तीसरे और का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं है। कहाँ का नाता और कहाँ का नाता, तो कवि कहते हैं कि इस संसार में और मुझ में कोई संबंध नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, एक बार फिर से समझिए। मैं और कवि कहते हैं कि मैं आम लोगों से अलग हूँ। आम मनुष्य क्या करते हैं, संसार में चीज़ों को जमा करने के चक्कर में रहते हैं, हमेशा उनका मन वहीं रहता है, लेकिन कवि ऐसा नहीं करते हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में
जमा करने की आदत के लिए आया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। और तीसरे ओर में कवि ने कहा है कि संसार में और मुझ में आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 4 है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, कवि के मन में विद्रोह और असंतोष का भाव है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है। वह अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह संसार का विद्रोह करता है, लेकिन अपनी वाणी को शीतल बनाए रखता है। भाव यह है कि वह अपने हृदय में विद्यमान दुख को वाणी के माध्यम से व्यक्त करता है, लेकिन यह ध्यान रखता है कि वाणी में कोमलता बनी रहे। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। कवि के मन में समाज के प्रति विद्रोह है, असंतोष की भावना है। कवि इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम रहित संसार को वे अस्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी असंतुष्टि को दिखाने के लिए वे क्रोध का भाव प्रकट नहीं करते, बल्कि वे विद्रोह तो करते हैं, लेकिन अपनी वाणी में, अपनी कलम में वे शीतलता रखते हैं, अर्थात वो मर्यादा में रहते हैं और अपनी वाणी में कोमलता को बनाए रखते हैं। प्रश्न 5 है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? इसका उत्तर है, पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं। शाम ढलते ही वे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना लेकर आते ही होंगे। माता पिता के आने के बाद पक्षियों को दाना और माता पिता का प्रेम भी मिलेगा, इसलिए वे अपने माता पिता को देखने के लिए नीड़ों से झांक रहे हैं। माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा तथा उनके पेट की आग भी शांत हो जाएगी। इस तरह नीड़ों से झांकना उनकी प्रतीक्षा को दर्शाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार आप घर से बाहर रहते हैं और देर होने पर आपके माता पिता चिंतित हो जाते हैं, उसी प्रकार पक्षियों के जो माता पिता हैं वे खाना लेने गए हैं और उनको थोड़ा आने में देर हो जाती है। शाम का समय हो गया है, रात होने को है, इसलिए पक्षी आशा में हैं कि हमारे माता पिता आने वाले होंगे, हमारे लिए दाना लेकर आएंगे, इसलिए वे नीड़ों से झांक रहे हैं या झांक रहे होंगे। प्रश्न 6 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इसका उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से समय के निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को बताया गया है। कवि के अनुसार जीवन बहुत छोटा है, यह जीवन प्रतिक्षण कम होता जा रहा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। राहगीर अपनी मंजिल को पाने के लिए, पक्षी अपने बच्चों के पास जाने के लिए शीघ्रता करते हैं, क्योंकि दिन ढलने पर मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय रहते अपने काम कर लेने चाहिए। आवृत्ति का अर्थ है बार बार आना। तो कवि ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि बार बार यहाँ आवृत्ति की है। तो क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि कवि ने कहा है कि समय बहुत कम है और मनुष्य को बहुत सारा काम करने हैं, बहुत सारी मंजिलों तक पहुंचना है, इसलिए कवि ने कहा है कि हमें जल्दी से अपना काम कर लेना चाहिए, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो दिन ढल जाएगा, अर्थात समय बीत जाएगा और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब एक प्रश्न है कविता के आसपास से। प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? इसका उत्तर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के हर संबंध का निर्वाह करना पड़ता है और जीवन में विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। संसार में कष्ट सहना प्रत्येक मनुष्य की नियति है। अमीर हो या गरीब, सभी को सुख दुख झेलने पड़ते हैं।
जिस प्रकार रात के बाद सवेरा होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। व्यक्ति को दुख में ज़्यादा दुखी न होकर यह समझना चाहिए कि यह तो नियति है। दुख के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं की जा सकती। यदि व्यक्ति ऐसा सोच ले कि दुख के बाद सुख ने आना निश्चित है, तो वह दुख की स्थिति में भी खुश रहेगा और उसका जीवन मस्ती से भरपूर होगा। सुख में अत्यधिक प्रसन्न न होना और दुख में अधिक दुखी न होना ही मानव जीवन को व्यवस्थित करता है। जो व्यक्ति इन दोनों में सामंजस्य बनाकर चलता है, वह संसार के कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल बना देता है। आशा है आप समझ गए होंगे। फिर भी एक बार और समझ लीजिए। जो प्रश्न है, हमें ये पूछा गया है कि हम दुख में भी खुश कैसे रह सकते हैं। तो हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, सुख आते हैं। यदि हम ये सोच लें कि दुख के बाद सुख का आना निश्चित है, तो हमारा जो दुख है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दुख ने तो वैसा ही रहना है। यदि हम बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, तो उससे हमारा दुख कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। लेकिन यदि हम ये सोचें कि इसके बाद सुख आना निश्चित है, तो हमारा दुख कम हो जाता है और हम अपने जीवन में खुश होकर रह पाते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।